स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो श्रृंखला में। मेरा नाम है एचपी सोलंकी। हाल में पुडुचेरी ने भारत की पहली समुद्री स्थानिक योजना की रूपरेखा तैयार की है। बताते चलें यह पहल भारत नार्वे एकीकृत महासागर पहल के तहत एक समझौते के रूप में की गई है। अगर इसके उद्देश्यों की बात करें तो समुद्री संसाधनों के सतत प्रबंधन और तटीय पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ विकास को संतुलित करना है। आपको स्मरण कराते हैं वर्ष 2019 में भारत और नार्वे के बीच इस पहल को लेकर एक समझौता हुआ था जो मरीन सपासल प्लान को लागू करने पर सहयोग की बात करता है। बताते चलें कि मरीन सपासल पहल के तहत पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पुडुचेरी और लक्षद्वीप के समुद्री तटों को चुना गया है। जैसा कि आप जानते हैं पुडुचेरी में पर्यटन और मत्स्य पालन अर्थव्यवस्था के दो प्रमुख क्षेत्र हैं, लेकिन पर्यटन विकास मछुआरा और समुदाय की आजीविका संबंधी चिंताओं से जुड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में परस्पर विरोधी हितों को संतुलित करने में समुद्री स्थानिक योजना एक महत्वपूर्ण उपकरण हो सकती है। लेकिन यह योजना कैसे काम करेगी? इसके द्वारा विविध महासागर उपयोगकर्ताओं को एक ही मंच के तहत लाया जाएगा। महासागर की एक व्यापक और समावेशी तस्वीर बनाने के लिए नीति निर्माताओं और निर्णयकर्ताओं को एक दूसरे के साथ चर्चा करने के लिए मंच प्रदान किया जाएगा। साथ ही इसके द्वारा समुद्री संस्थानों को सही तरीके से आवंटित करने के लिए पारदर्शिता के साथ काम किया जाएगा। हाल में भारतीय रेलवे ने जम्मू कश्मीर में चिनाब रेल ब्रिज पर ट्रैक बिछाने का काम शुरू कर दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें यह दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है। बताते चलें इस चिनाब ब्रिज के माध्यम से कश्मीर में हर मौसम में कनेक्टिविटी लाना है। जैसा कि आप जानते हैं चिनाब रेल ब्रिज का निर्माण क्षेत्र में कठिन भूभाग और कठोर मौसम की स्थिति के कारण एक चुनौतीपूर्ण इंजीनियरिंग परियोजना रही है। अब आपको चिनाब रेल ब्रिज का संक्षिप्त परिचय करा दें। दरअसल इसे चिनाब आर्क ब्रिज की भी संज्ञा दी जाती है। यह चिनाब नदी पर बनाया जा रहा है। नदी के तल से इसकी ऊंचाई लगभग 359 मीटर होगी। अगर इसकी भौतिक स्थिति की बात करें तो यह उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के हिस्से के रूप में बनाया जा रहा है। ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि यह पुल कश्मीर घाटी को शेष भारत से रेल द्वारा जोड़ेगा। इस पुल का निर्माण उन्नत तकनीकी और इंजीनियरिंग विधियों का उपयोग करके किया जा रहा है। इसमें केवल स्टैंड आर्क डिजाइन का उपयोग किया जा रहा है। वैसे इस पुल के निर्माण की क्या आवश्यकता थी तो बता दें वर्तमान में घाटी तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता सड़क या फिर हवाई मार्ग है, लेकिन ये दोनों मार्ग बर्फबारी के कारण बंद हो जाते हैं। ऐसी विषम परिस्थितियों में ये चिनाब रेलवे ब्रिज साल भर आगमन की सुविधा प्रदान करेगा। एक तथ्य यह भी है कि पुल चिनाब नदी को पार करने का एक सुरक्षित और विश्वसनीय साधन होगा। ध्यान रहे इस पुल के निर्माण से क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और पर्यटन उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा। हाल में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड की सहयोगी कंपनी एनएसई इंडिसेज लिमिटेड ने देश का पहला म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स लॉन्च किया है। अगर इसके नाम की बात करें तो निफ्टी इंडिया म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स है। दरअसल इसे बंगलुरु में आयोजित म्यूनिसिपल डेट सिक्योरिटीज पर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की एक कार्यशाला के दौरान लॉन्च किया गया है। ध्यान रहे यह इंडेक्स देश के म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बॉन्ड द्वारा जारी किए जाने वाले बॉन्ड को ट्रैक करेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें इस इंडेक्स में सेबी के इशू एंड लिस्टिंग ऑफ म्यूनिसिपल डेट सिक्योरिटीज रेगुलेशन 2015 की लिस्टिंग के अनुसार नगरपालिका द्वारा बॉन्ड शामिल हैं। दरअसल इसमें बॉन्ड का वेट उनके आउटस्टैंडिंग अमाउंट के आधार पर तय किया गया है। बता दें इस बॉन्ड की आधार तिथि 1 जनवरी 2021 और बेस वैल्यू 1000 रुपए रखी गई है। याद रहे इंडेक्स की गणना टोटल रिटर्न मेथोडोलॉजी का उपयोग करके की जाएगी, जिसमें प्राइस रिटर्न और कूपन रिटर्न को शामिल किया गया है। वैसे यह इंडेक्स हर तिमाही आधार पर रिव्यू किया जाएगा। आपको स्मरण करा दें वर्तमान में इंडेक्स में 10 जारीकर्ताओं द्वारा पेश किए गए 28 नगरपालिका बॉन्ड्स को शामिल किया गया है, जिनमें सभी की रेटिंग AA कैटेगरी की है। गौरतलब हो कि म्यूनिसिपल बॉन्ड स्थानीय या राज्य सरकारों द्वारा जारी ऋण प्रतिभूतियां हैं और इनका इस्तेमाल पार्कों, पुस्तकालयों, पुलों, सड़कों व अन्य बुनियादी ढांचे जैसे सार्वजनिक कार्यों के लिए किया जाता है। हाल में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में मानव निर्मित फाइबर संबंधी मुद्दों पर चर्चा की है। दरअसल यह चर्चा नवगठित टेक्सटाइल एडवाइजरी ग्रुप ऑफ मैनेजमेंट फाइबर की पहली बैठक में की गई है। बताते चलें भारत सरकार मानव निर्मित फाइबर उत्पादों पर सभी गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के प्रवर्तन में तेजी लाएगी। ध्यान रहे टेक्सटाइल एडवाइजरी ग्रुप AEPC, SRTEPC, AMFII, CPMA और SIMA सहित उद्योग संघों और परिषदों का गठन करता है। ये वस्त्र, वाणिज्य और पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के साथ संपूर्ण मानव निर्मित फाइबर मूल्य श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें मानव द्वारा निर्मित फाइबर को मैनमेड फाइबर के रूप में भी जाना जाता है। इसमें रहे मानव निर्मित फाइबर दो प्रकार के होते हैं, सिंथेटिक और सेल्यूलोसिक। उल्लेखनीय है कि कच्चे तेल से सिंथेटिक फाइबर को जबकि लकड़ी के गूदे से सेल्यूलोसिक फाइबर का उत्पादन किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं पॉलिस्टर, एक्रिलिक और पॉलीप्रोपाइलिन सिंथेटिक फाइबर की किस्में हैं, जबकि विस्कोस फाइबर और मॉडल सेल्यूलोसिक फाइबर के उदाहरण हैं। मानव निर्मित फाइबर वस्त्रों की बढ़ती मांग के कारण वैश्विक स्तर पर इसकी हिस्सेदारी 70% से अधिक है। आपको अवगत करा दें मानव निर्मित फाइबर कपड़ा उद्योग कच्चे माल से लेकर परिचालन तक मूल्य श्रृंखला में आत्मनिर्भर है। हाल में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और वेस्ट अफ्रीकन पावर पूल द्वारा एक बैठक का आयोजन दिल्ली में किया जा रहा है।
अगर इसके उद्देश्यों की बात करें तो सौर परियोजनाओं में सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना है। दरअसल केंद्रीय मंत्री और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन असेंबली के अध्यक्ष आर.के. सिंह ने ज्ञान और प्रथाओं को साझा करने के महत्व पर जोर देते हुए ऊर्जा क्षेत्र में भारत के अनुभवों पर प्रकाश डाला है। अगर इस बैठक के संचालन की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, ग्रिड कंट्रोल ऑफ इंडिया लिमिटेड और वेस्ट अफ्रीकन पावर पूल के सहयोग से किया जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इसमें अफ्रीका महाद्वीप से 13 देश शिरकत करेंगे। ये सभी देश सौर ऊर्जा कार्यान्वयन के पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए ज्ञान साझा करेंगे। अब आपको अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का संक्षिप्त परिचय करा दें। जैसा कि आप जानते हैं, यह एक भारतीय पहल है और संधि आधारित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। याद रहे, इसकी परिकल्पना 2015 में पेरिस समझौते में COP21 के दौरान की गई थी। अगर इसके उद्देश्यों को देखें तो सदस्य देशों में सौर ऊर्जा के विस्तार हेतु प्रमुख चुनौतियों को सामूहिक रूप से समाधान करना है। अगर इसकी संरचना को जाने तो इसकी सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन असेंबली है, जिसमें प्रत्येक सदस्य देश के प्रतिनिधि शामिल हैं। ध्यान रहे, वर्तमान में 110 देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के सदस्य हैं। इसका सचिवालय गुरुग्राम हरियाणा में है। बताते चले, अंतर्राष्ट्रीय सोलर गठबंधन के वर्तमान महानिदेशक डॉक्टर अजय माथुर हैं। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन अपनी टूवर्ड्स 1000 रणनीति द्वारा निर्देशित है, जिसका उद्देश्य 2030 तक सौर ऊर्जा समाधानों में $1000 बिलियन निवेश जुटाना है। अब आपको वेस्ट अफ्रीकन पावर पूल का संक्षिप्त परिचय करा दें। यह इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स की एक विशेष एजेंसी है। इसमें इस क्षेत्रीय आर्थिक समुदाय के 14 देश शामिल हैं। इसका उद्देश्य बिजली उत्पादन और ट्रांसमिशन सेक्टर को बढ़ावा देने और विकसित करने के साथ ही सदस्य देशों के बीच बिजली विनिमय का समन्वय करना है। हाल में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने उड़ीसा सरकार के देवरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित करने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी है। बताते चलें, यह निर्णय राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा अपनी 17वीं तकनीकी समिति की बैठक के दौरान लिया गया। इस बैठक में शीर्ष निकाय ने 804.51 वर्ग किमी क्षेत्र के टाइगर रिजर्व प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। ध्यान रहे, ऐसा हो जाने के बाद देवरीगढ़ उड़ीसा का तीसरा टाइगर रिजर्व होगा। अन्य 2 टाइगर रिजर्व सतकोसिया और सिमलीपाल हैं। गौरतलब हो कि 2018 में राज्य सरकार ने देवरीगढ़ सहित देहचुआन आरक्षित वन और सराय दमक बुधराज आरक्षित वन को टाइगर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया था। अब आपको देवरीगढ़ अभयारण्य का संक्षिप्त परिचय करा दें। यह हीराकुंड बांध से घिरा हुआ है। दरअसल यह अभयारण्य 347 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस अभयारण्य में इंडियन बाइसन, जंगली सुअर, सांभर, मोर आदि देखे जा सकते हैं। यहाँ पर सूक्ष्म पर्णपाती वन पाए जाते हैं। यहाँ पर लुप्त प्राय जानवरों में से 4 सींग वाला मृग या चौसिंगा का भी निवास स्थान है। इसके अलावा यह अभयारण्य शानदार झरनों के लिए भी प्रसिद्ध है। आपको स्मरण करा दें, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी वीर सुरेंद्र भाई ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन के दौरान इस अभयारण्य में स्थित 12 पथारा क्षेत्र को अपना ठिकाना बनाया था। हाल में पीएम मोदी ने राजस्थान के सिरोही जिले में जल जन अभियान का उद्घाटन किया है। बताते चलें, यह कार्यक्रम जल शक्ति मंत्रालय और ब्रह्म कुमारी संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया है। दरअसल इस देशव्यापी अभियान में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और अभिनेता नाना पाटेकर उपस्थित रहे। इस अभियान का उद्देश्य देश भर में 5000 से अधिक जल निकायों को संरक्षित करना और नए जल निकायों के निर्माण करना है। साथ ही इस अभियान के माध्यम से 10,000 कार्यक्रम आयोजित करके 10 करोड़ लोगों तक पहुँचने का उद्देश्य है। अब आपको ब्रह्म कुमारी संस्थान से अवगत करा दें। इसे आधिकारिक तौर पर प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है। यह एक विश्वव्यापी आध्यात्मिक आंदोलन है जो व्यक्तिगत परिवर्तन और विश्व नवीकरण के लिए समर्पित है। ध्यान रहे, इसे 1936 में प्रजापिता ब्रह्म द्वारा हैदराबाद में स्थापित किया गया। जैसा कि आप जानते हैं, ब्रह्म कुमारी संस्थान दुनिया के 5 महाद्वीपों में 137 से अधिक देशों में फैल गई है और समाज के सभी वर्गों पर इसका व्यापक प्रभाव भी पड़ा है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ की तरह कार्य करता है जो संयुक्त राष्ट्र के जनसंपर्क विभाग से जुड़ा भी हुआ है। हाल में सुप्रीम कोर्ट ने देश के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। बताते चलें, सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों का चयन प्रक्रिया सीबीआई डायरेक्टर की तर्ज पर होनी चाहिए। अदालत ने कहा है कि अब से राष्ट्रपति द्वारा एक उच्च स्तरीय समिति की सलाह पर इन अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं, वर्तमान में केंद्र सरकार को ही इनकी नियुक्ति करने का विशेष अधिकार है। आपको अवगत करा दें, यह फैसला जस्टिस KM जोसेफ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने दिया है। ध्यान रहे, यह फैसला अदालत ने उन याचिकाओं की सुनवाई के दौरान दिया जिनमें मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के आधार पर किए जाने की मांग की थी। अब से जो भी नई नियुक्ति होगी एक समिति की सिफारिश पर होगी, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता और मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे। यह समिति नामों की सिफारिश राष्ट्रपति को करेगी, जिसके बाद मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति अंतिम निर्णय करेंगे। ध्यान रहे, अगर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष मौजूद नहीं है तो ऐसी स्थिति में लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को समिति में शामिल
शामिल किया जाएगा। एक बात गौर करने योग्य है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह प्रक्रिया तब तक लागू रहेगी जब तक संसद इस संबंध में कोई कानून नहीं बना लेती। अब आपको मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्तों की वर्तमान नियुक्ति प्रक्रिया का संक्षिप्त परिचय करा दें। दरअसल भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनावों से संबंधित प्रावधान निहित हैं। अनुच्छेद 324 में लिखा है कि निर्वाचन का अधीक्षण करना, निर्देशन करना और नियंत्रण करना ये चुनाव आयोग के कार्य हैं। वैसे भारत के संविधान में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की कोई विशेष विधायी प्रक्रिया नहीं दी गई है। इनकी नियुक्ति अब तक राष्ट्रपति की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह पर होती रही है। अगर निष्कर्ष की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से भारत के शीर्ष चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति के तरीके में बदलाव के साथ भविष्य में इसके कैसे प्रभाव हो सकते हैं, ये अनुमान लगाना तो कठिन है। बहरहाल आपको हमारी ये वीडियो श्रृंखला कैसी लगी, आप लाइक या डिसलाइक का चुनाव कर सकते हैं। साथ ही HB सोलंकी स्टडी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।